नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। सत्ताधारी पीएलएमएन के नेता और सूचना मंत्री अता तरार के इमरान के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी सरकार। कैबिनेट में आएगा पीटीआई पर बैन लगाने का प्रस्ताव। चीन की अर्थव्यवस्था में दूसरी तिमाही में आई गिरावट। जीडीपी ग्रोथ 5.3 के मुकाबले 4.7 की गई दर्ज। गोल्डमैन सैश के मुताबिक चीन में रियल एस्टेट सहित मैन्युफैक्चरिंग में भी देखी जा रही है नेगेटिव ग्रोथ। चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में केपी ओली शर्मा ने ली शपथ। बीते 16 वर्षों से नेपाल में जारी है राजनीतिक अस्थिरता का दौर। 14 सरकारों का हो चुका है गठन। ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले में एफबीआई ने तेज की जांच। संदिग्ध आरोपी मैथ्यू थॉमस के घर पहुंची एजेंसी। पेंसिल्वेनिया में हुई घटना के खिलाफ अमेरिका ने दिखाई एकता। हिंसा के खिलाफ आवाज की बुलंद। राष्ट्रपति जो बाइडेन दे चुके हैं निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के आदेश। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। यूरोपियन यूनियन में संभालेगी विदेश नीति प्रमुख का पदभार। सुर्खियों के बाद आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात एशिया का आईना के जरिए एशियाई देशों से जुड़ी खबरों की। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां की सरकार ने जेल में बंद खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पर देश विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए प्रतिबंध लग सकता है। ये जानकारी सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार ने दी। 71 वर्षीय खान फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री के हवाले से खबर है कि इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर बैन लग सकता है। यानी इमरान खान की मुश्किलों में आने वाले दिनों में और भी इजाफा देखा जा सकता है। सूचना मंत्री अता तरार ने जिस तरह से बैन लगाने की बात कही है उससे तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की सबसे मजबूत विपक्षी दल को वहाँ की सरकार किसी भी सूरत में बख्शने वाली नहीं है। पाकिस्तान की सरकार की ओर से यह फैसला शीर्ष अदालत की ओर से आरक्षित सीटों के मामले में पीटीआई को राहत दिए जाने के बाद सामने आया है, जिसके तहत 20 से अधिक सीटों पर आरक्षित सीटों पर पीटीआई के उम्मीदवार योग्य माने जाएंगे, जिसके बाद पीटीआई 109 सीटों के साथ नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक-ए-इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। कानूनी जो सुकम है इस जजमेंट के अंदर, उसको देखते हुए हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया है। दरअसल पाकिस्तान सरकार इमरान पर क्यों शिकंजा कसना चाहती है, इसके पीछे सत्तारूढ़ दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी सरकार को किसी तरह से बचाने की जुगत में है। वहीं इमरान के खिलाफ चल रहे मामले एक के बाद एक अदालत से खारिज हो रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को ही पाकिस्तान की अदालत ने इमरान को इद्दत मामले में भी राहत दे दी है। 13 जुलाई को कोर्ट ने इमरान खान पर लगे उस आरोप को खारिज कर दिया था जिसमें उन पर तीसरी शादी कायदे के खिलाफ करने के इल्जाम लगे थे, जबकि बीते महीने सीक्रेट लेटर मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान को बरी कर दिया था। इमरान की मुश्किलों को देखें तो वो शुरू हुई मई 2022 में, जब विश्वास मत खोने के बाद उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। उसके बाद 5 अगस्त 2023 को लाहौर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इमरान को भ्रष्टाचार कदाचार के मामले में दोषी पाया था और 3 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अदालत लगातार उन्हें एक के बाद एक मामले में बरी कर रही है। ऐसे में सत्ताधारी पीएमएलएन में घबराहट है और उसे अंदेशा है कि कहीं इमरान को रिहा न करना पड़े।
ऐसे में सूचना मंत्री ने बताया कि पीटीआई पर बैन का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, जिसमें इमरान खान और पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में सुप्रीम कोर्ट का रुख भी सरकार करेगी, जबकि पीटीआई के नेता इसे अघोषित मार्शल लॉ करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी सफर में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि सत्ताधारी दल विपक्षी दल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का काम कर रही है। इससे पहले सैन्य बल के जनरल और राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकारों को अपदस्थ किया है। पाकिस्तान के बन्नू शहर में स्थित आर्मी छावनी में भीषण विस्फोट की खबर है, जिसके कारण अफरा तफरी की स्थिति बन गई। विस्फोट से शहर की कई इमारतों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। शक्तिशाली विस्फोट की वजह से कई इमारतें पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। अचानक हुए इस आतंकी हमले से लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना छावनी के पास लगातार भारी गोलीबारी जारी रही और पाकिस्तानी सेना ने इलाके को सील कर दिया है। पाकिस्तान में अराजकता और आतंक दोनों ही थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को बन्नू आर्मी छावनी में एक बड़ी घटना सामने आई। हमलावरों ने उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के बन्नू में स्थित आर्मी छावनी को निशाना बनाया है। बन्नू छावनी के प्रवेश द्वार पर सिलसिलेवार तरीके से 3 शक्तिशाली विस्फोट हुए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना और हमलावरों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। आतंकवादियों ने विस्फोटक सामग्री से लदे वाहन के जरिए हमले को अंजाम दिया। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और सेना की ओर से अभी तक इस हमले के ऊपर कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। हमले के कारण सेना के कुछ जवानों की मौत और स्थानीय लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई हैं। जब सुबह नमाज के लिए हम उठे, फिर धमाके की आवाज़ें सुनी। ये पता नहीं लगा क्या हो रहा है। जब हम शहर आ गए और देख लिया कि ये कैंट में फायरिंग भी हो रहे है, धमाके की आवाज़ें भी आ रही है, धुआं भी हम देख रहे हैं। और उन धमाके से कारोबारी लोगों का जितना नुकसान हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस दुकान के शीशे, इमारत है, ये काफ़ी सामान टूट गया हुआ है, ख़राब हुआ है कि वो दोबारा नया लगाना पड़ेगा। और ये कारोबारी दुकानदारों का ये काफ़ी नुकसान है। बन्नू शहर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है। हाल के सालों में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है। पाकिस्तान के किसी प्रांत के मुकाबले सबसे अधिक खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले होते हैं। साल 2023 के दौरान लगभग 458 हमलों में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों की फेहरिस्त में अक्सर पुलिस अधिकारी ही होते हैं। सीधे तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन मीडिया के हवाले से तहरीके तालिबान से जुड़े गुट जैश फुरसान मोहम्मद पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन रियल एस्टेट डेट क्राइसिस, कमजोर होती खपत, बढ़ती उम्र की आबादी और पश्चिमी प्रतिद्वंद्वियों के साथ ट्रेड टेंशन से जूझ रहा है। साल 2024 की दूसरी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था में सालाना आधार पर 4.7% की वृद्धि हुई। यह विश्लेषकों की अपेक्षा से कम है। बीजिंग के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने एक बयान में कहा, पहली तिमाही के लिए जीडीपी में सालाना आधार पर 5.3% और दूसरी तिमाही के लिए 4.7% की वृद्धि हुई। ब्लूमबर्ग द्वारा सर्वे किए गए विश्लेषकों द्वारा अनुमानित 5.1% की तुलना में ये आंकड़े बहुत कम हैं। खपत का एक प्रमुख पैमाना रिटेल सेल भी जून में धीमी होकर केवल 2% रह गई। ये मई के 3.7% से भी कम है। चीन की अर्थव्यवस्था को दूसरे क्वार्टर में झटका लगा है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अप्रैल जून में आर्थिक रफ्तार 4.7% दर्ज की गई है, जबकि विशेषज्ञों ने 5.1% तेजी का अनुमान जताया था। वहीं बीते तिमाही में वृद्धि दर 5.3% की रही। नकारात्मक प्रभाव की वजह से शेयर बाजार से लेकर रियल सेक्टर में कमी दर्ज की जा रही है। आलम यह है कि घरों की बिक्री में 19% की, जबकि रियल एस्टेट में होने वाले निवेश में 10% की कमी दर्ज की गई है। इससे उद्योगों पर लागत में कमी लाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं संबंधित विभाग और अधिकारी जीडीपी की नकारात्मक रफ्तार को नकारने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं।
अर्थव्यवस्था की गति को और अधिक बढ़ाने के लिए इनोवेशन सेक्टर योगदान दे रहा है। वहीं कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिली है। इन सब नए क्षेत्रों का लाभ विकास की गति को मिल रहा है। चीन में सिर्फ निवेश में ही कमी दर्ज नहीं हुई है, बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं के बीच लगातार मांग में कमी देखी जा रही है। खुदरा बाजार में खाद्य से लेकर कार तक सबकी मांग कम हो रही है। ऐसे में जो सेक्टर अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं, उन पर अब मांग बढ़ाने का दबाव है। उत्पादक कीमतों में कमी कर सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। वहीं चीन के नीति निर्माता अर्थव्यवस्था की गति से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वे सीधे सीधे मंद होती आर्थिक गति को नकार रहे हैं, जबकि समय सही कदम उठाने का है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति सतत रूप से चल रही है। उत्पादन भी बढ़ रहा है, वहीं मांग में तेजी देखी जा रही है। रोजगार दर और कीमतें स्थिर हैं। विकास के नए इंजन बहुत तेजी के साथ प्रगति पथ पर हैं। चीन की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि इस सप्ताह बीजिंग में होने वाली बैठक में लोगों में भरोसा जगाने के लिए कारगर उपाय नीति निर्माताओं को करने होंगे। इसके लिए घरेलू मांग को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, तभी 5% की वृद्धि का लक्ष्य चीन हासिल कर पाएगा। केपी शर्मा ओली ने सोमवार को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वो एक नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे जो नेपाल में राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने की कठिन चुनौती का सामना करेगी। केपी शर्मा ओली पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह लेंगे, जो प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। ओली संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बधाई दी है। केपी शर्मा ओली ने सोमवार को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार को एक नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने की कठिन चुनौती का सामना कर रही है। 72 वर्षीय ओली पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान लेंगे, जो शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए, जिसके बाद अब केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। केपी शर्मा ओली संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने हैं। ओली को राष्ट्रपति पौडेल ने राष्ट्रपति भवन के मुख्य भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई। ओली को संवैधानिक आदेश के अनुसार नियुक्ति के 30 दिन के भीतर संसद से विश्वास मत हासिल करना होगा। 275 सीट वाली प्रतिनिधि सभा में ओली को न्यूनतम 138 वोट की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी। ओली को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर कहा, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में आपकी नियुक्ति पर केपी शर्मा ओली को बधाई। दोनों देशों के बीच दोस्ती के गहरे संबंधों को और मजबूत करने और हमारे लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए हमारे पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को और विस्तारित करने के लिए हम मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नेपाल के बीच मित्रता के गहरे संबंधों को और मजबूत करने तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का विस्तार करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। गौर करने वाली बात है कि भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध है। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। दोनों देश एक खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही साझा करते हैं। वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि भारत और नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है। नेपाल में हाल ही में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 2 यात्री बसों के त्रिशूली नदी में बह जाने के बाद लापता करीब 62 यात्रियों में से 11 के शव बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गत शुक्रवार की सुबह नारायण घाट मुगलिंग सड़क खंड पर सिमलताल के पास भूस्खलन के कारण त्रिशूली नदी में बह गई 2 बसों के लापता 62 यात्रियों की तलाश और बचाव अभियान आज भी जारी रहा। भारी बारिश के कारण नेपाल में कई जगहों पर भारी भूस्खलन हुआ है।
रूस में भारतीय जूतों की आजकल धूम है और ये जूते बने हैं हाजीपुर के बिहार में। 2018 में शुरू हुई ये कंपनी यूरोपीय बाजार में निर्यात करने लगी है। साथ ही ये महिला सशक्तिकरण और उनकी सफलता की भी कहानी है, क्योंकि कंपनी में 70% महिला कर्मचारी काम कर रही हैं। बात जब भरोसे और दोस्ती की हो तो रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। भारत और रूस ऐसे ही साझेदार हैं। कभी भारतीय फिल्मी गानों पर रूसी थिरके तो कभी भारत का दिल हिंदुस्तानी होते हुए भी रूसी लाल टोपी पहन दीवाना हो चला। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी बारी एक बार फिर रूस की है। जी हां, रूसी सैनिक भारतीय जूतों के दीवाने हो चले हैं। इन जूतों की क्वालिटी और उपयोगिता का जवाब नहीं है। रशियन आर्मी का शूज़ का स्पेशल अलग सा रिक्वायरमेंट है। ये शूज़ लाइट वेट होना चाहिए और उसका एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है। सोल का अलग सा स्पेशल फीचर्स चाहिए, काफ़ी स्लिप रेजिस्टेंस होना चाहिए। और वहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन है, लाइक -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, काफ़ी कोल्ड है। तो वो सब कंडीशन को नज़र करते हुए हम लोग को उस एंगल से सेफ्टी शूज़ तैयार करना पड़ता है। यहाँ पर सैनिकों के लिए एक अटूट साथी बना ये जूता बना है बिहार के हाजीपुर में। हाजीपुर यूं तो विश्व प्रसिद्ध रहा है वहां उगाए जाने वाले केलों के लिए, लेकिन अब कृषि के साथ साथ वहां उद्योग ने रफ्तार पकड़ी है और आजकल वहां से यूरोपीय बाजारों में निर्यात होने वाले जूते वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। As I told you, Europe is about more than 20 countries. It's 17 focus countries. We are focusing on the 17 European countries. साल 2018 में कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए हुई थी, लेकिन कम समय में कोविड की चुनौती के बावजूद अपनी धाक यूरोपीय बाजार में जमाना मेक इन इंडिया की सफलता की एक और बड़ी कहानी है। 140 करोड़ भारतीय दशकों से चली आ रही समस्याओं को सुलझाने में विश्वास करता है। कारपेट के नीचे दबा करके गुजारा करना अब देश को गुवारा नहीं है। दोस्तों, आज 140 करोड़ भारतीय हर क्षेत्र में सबसे आगे निकलने की तैयारी में जुटे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अमेरिकाना के जरिए अमेरिकी देशों से जुड़ी बड़ी खबरें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और आइए अब नजर डालते हैं अमेरिकाना पर। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के एक दिन बाद रविवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देशवासियों से
एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने की अपील की और कहा कि वो इस हमले से जुड़े घटनाक्रम के सिलसिले में स्वतंत्र सुरक्षा समीक्षा का आदेश दे रहे हैं। बाइडेन ने सिचुएशन रूम में जांच के बारे में जानकारी मिलने के बाद व्हाइट हाउस में बयान में ये बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि जांच सघन और त्वरित हो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हत्या के प्रयास के बाद से अमेरिका समेत दुनिया के सभी नेता ऐसी हिंसक घटनाओं के खिलाफ एकजुट दिख रहे हैं। आगामी 5 नवंबर के राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रंप के प्रतिद्वंदी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मामले पर स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। बाइडेन ने आदेश दिए हैं कि ट्रंप को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस द्वारा मिली सुरक्षा के बावजूद बंदूकधारी उनके इतने करीब कैसे पहुंच गया है। इसी कड़ी में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने आश्वासन दिया है कि वो ट्रंप पर हुए हमले के सिलसिले में हो रही जांच में पूरी तरह से भाग लेंगे। इसी के साथ अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने भरोसा जताया है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन की सुरक्षा योजना को लेकर पूरी तरह से परिपक्व है। जैसे जैसे कन्वेंशन आगे बढ़ेगा, हम उसमें भाग लेने वाले लोगों और मिल्वॉकी शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। हमने सम्मेलन और चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी सुरक्षा विवरण में जरूरी बदलाव किए हैं। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस जांच में अभी तक हमलावर के हमला करने के पीछे के कारणों का पता नहीं लगा सकी है। वहीं FBI एजेंट संदिग्ध ट्रंप बंदूकधारी के घर में जांच करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि हमलावर की पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के तौर पर हुई है। क्रूक्स का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि मैं रिपब्लिकन से नफरत करता हूं, मैं ट्रंप से नफरत करता हूं। उसने अकेले ही इस मामले को अंजाम दिया था। दरअसल 13 जुलाई को ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण वाले मंच से करीब 140 मीटर दूर एक छत पर हमलावर ने AR-15 की राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में गोली ट्रंप के कान को छूकर निकली। साथ ही एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य दर्शक गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेरिका विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक है। ऐसे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर जानलेवा हमला पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करता है। हालांकि ट्रंप पर हुए इस आत्मघाती हमले के बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी के शीर्ष नेता पूरे देश में शांति और एकता बनाए रखने की उम्मीद कर रहे हैं। वैश्विक नेताओं ने भी ट्रंप पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने इस हमले को चौंकाने वाला बताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हत्या के प्रयास को लोकतंत्रों के लिए एक त्रासदी करार दिया है। इस बीच अमेरिकी चुनावों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते के अंत में होने वाले रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की अंतिम तैयारियों के लिए मिल्वॉकी में थे। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि वो अपनी यात्रा को दिन के लिए स्थगित करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन वो कोई भी हमलावर या शूटर को अपने कार्यक्रम में परिवर्तन लाने नहीं देंगे। पेंसिल्वेनिया में जो हुआ उसने अमेरिका के लोगों के मन में अमिट छाप छोड़ी है। इस घटना से अमेरिकी लोगों में ये संदेश गया कि देश के पूर्व राष्ट्रपति भी हिंसा से बच नहीं सकते, तो ऐसी हिंसा अमेरिका में आम लोगों के साथ कभी भी हो सकती है। ट्रंप पर हुए इस हमले ने बाइडेन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति जो बाइडेन को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले जुलाई के अंत में योजनाबद्ध तरीके से वर्चुअल वोट में दूसरे कार्यकाल के लिए साथी डेमोक्रेट्स द्वारा आधिकारिक तौर पर नामांकित किया जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यूरोपीय देशों से जुड़ी बड़ी खबरें। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। और आइए नजर डालते हैं यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर यूरोप इन दिनों के जरिए।
एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काजा कलास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यूरोपीय संघ विदेश नीति प्रमुख का पद संभालने के लिए प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि काजा कलास नई सरकार के गठित होने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करती रहेंगी। लिबरल रिफॉर्म पार्टी ने 2019 और 2023 के चुनावों में काजा कलास के नेतृत्व में जीत हासिल कर सरकार बनाई थी। कलास के पद छोड़ने के बाद एस्टोनिया की पर्यावरण मंत्री क्रिस्टियन माइकल देश की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं। कलास के नेतृत्व में एस्टोनिया यूरोप का सबसे मुखर देश रहा है, जिसने फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की निंदा की और यूक्रेन का पुरजोर तरीके से समर्थन किया। कलास 13 लाख आबादी वाले देश की 3.5 साल तक प्रधानमंत्री रही। बाल्टिक न्यूज के मुताबिक उनके कार्यकाल के बारे में राष्ट्रपति करीस ने कहा, यह संकटों से भरा समय रहा है, जिसमें कोरोना वायरस, आर्थिक मंदी और यूरोप में युद्ध जैसे गंभीर मौके आए, जब रूस ने यूक्रेन में अपनी आक्रामकता के साथ हमारी पिछली सुरक्षा छवि को नष्ट कर दिया। पूर्व आर्थिक और न्याय मंत्री 49 वर्षीय कलास 1990 से ही रिफॉर्म पार्टी में सक्रिय हैं। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।